आमतौर पर स्टूडेंट्स और खासकर मैं अगर स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके साथ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो कि इंग्लिश स्पीकिंग में शुरुआत कहां से होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी कारणवश अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज आते आते या कॉलेज को पास करते करते भी इंग्लिश नहीं सीख पाए, फिर इंग्लिश सीखने की जब कोशिश करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन उनके सामने होता है। और हमेशा से उन्होंने एक फॉर्मूला बेस्ड इंग्लिश सीखी होती है, जैसे आपने भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सभी ने लगभग पढ़ा होता है, बट प्रॉब्लम यहां पर सेम यही बनी होती है कि इसको पढ़ने के बावजूद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बल्कि मुझे ये कहना होगा कि इसको पढ़ने के बाद तो इंग्लिश स्पीकिंग पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ एक अलग तरह का प्रॉब्लम है, उनके लिए एक अलग तरह का सॉल्यूशन है। उन्हें पता होता है कि उनकी इंग्लिश शुरू होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और वो वहीं से उसकी तैयारी भी शुरू करते हैं, वहीं से इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाने वाले भी वहीं से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं। हम भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश पढ़ाते हैं या टिपिकल ग्रामर, डीप ग्रामर जब पढ़ाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश में कहां से शुरुआत होनी चाहिए? बच्चे स्टूडेंट्स हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। और मोर ओवर, खासकर मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो इंग्लिश को जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके साथ एक अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, कहां से एक्चुअली स्टार्ट करें, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा हो। ये जो टिपिकल स्टाइल्स है जो वर्षों से सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अपनी जगह ठीक है, बट स्पोकन के लिए ठीक नहीं है। स्पोकन के लिए शुरुआत कहां से होनी चाहिए, उस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, और जो कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाने वाला हूं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां भी हेल्प करेगा, स्पोकन में भी हेल्प करेगा, और ये ग्रामर का एक एसेंशियल पार्ट है। बट फिर से बोलूंगा, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, उसको अपन समझते हैं बिल्कुल शुरुआत लेवल से। कि शुरुआत में इंग्लिश की स्टार्टिंग कहां से करें, स्पोकन वाले बच्चे खासकर शुरुआत कहां से करें। वो लोग जो जिनको इंग्लिश का एक फोबिया है, इसको इंग्लिश में एंग्लोफोबिया कहा जाता है, जो एंग्लोफोबिया से ग्रसित हैं, जो एंग्लोफोबिया से सफर कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश को लेकर काफी फोबिया है, भय है, उसको कहां से इंग्लिश शुरुआत करनी चाहिए, उस पर आज अपन बात करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना शुरू करूंगा, जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा। सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्योंकि आपने भी पढ़ा है, सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये एकदम यूजलेस है या स्पोकन में काम नहीं आएगा। ये काम तो आएगा, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको लागू कैसे करेंगे, और सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। यहां पर रिपीट करूंगा, हम किसी भी तरह की कोई भी टिपिकल परिभाषा में नहीं जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जिससे सेंटेंस शुरू हो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जिससे भी सेंटेंस शुरू हो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जिससे वाक्य स्टार्ट हो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। बाकी इसके अलावा आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट की कोई परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बड़ी बड़ी परिभाषाएं, कोई भी ग्रामेटिकली परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो वाक्य में पहले नंबर पर आता है, जब आप बोलना शुरू करते हो, जिसको सबसे पहले बोलते हैं वही सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि चाय गर्म है, अब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है चाय यानी कि टी, हिंदी में चाय, इंग्लिश में टी, तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे टी को या चाय को। या हमने कहा कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो मैं, सेंटेंस स्टार्ट हुआ मैं से, तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ मैं से, तो मैं को हम यहां पर सब्जेक्ट मान लेंगे। किसी भी जरूरी नहीं है कि यहां पर सब्जेक्ट के नाम पर हम आई, यू, वी, दे, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर, प्लूरल की बात करें। व्हाटएवर, जो भी आपके सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए उसको ही सब्जेक्ट कहा जाएगा। जो भी सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा उसको ही सब्जेक्ट कहा जाएगा। फिर भी जिनसे आमतौर पर हम लोग सेंटेंसेस बनाते आए हैं उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आई मीन्स, आई का मीन्स मैं, मेरे या मुझे भी हो सकता है। सिर्फ मैं हूं ऐसा जरूरी नहीं है,
मेरे भी होता है, कभी कभी मुझे भी होता है। मैंने सेंटेंस कहा कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, अब यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रॉब्लम है, मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम है। एक और चीज जिस पर मैं सबसे ज्यादा हमेशा से जोर देता रहा हूं कि हमें इंग्लिश में जब हम आई मीन मैं हमेशा से जोर देता रहा हूं कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं और उसका जब हम हिंदी वर्जन करें तो हम किसी भी तरह की टिपिकल हिंदी या बनावटी हिंदी का वर्जन नहीं लाएंगे। हम बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल पर, जैसे नॉर्मल लेवल पर रूटीन में हिंदी बोलते हैं, उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे प्रॉब्लम है तो यहां पर मैंने आई मुझे के लिए यूज किया ना, या मुझे के लिए मैं आई यूज करूंगा ना, तो यहां पर हम सिंपली आई मतलब होता है मैं, मेरे या मुझे। यू आप, आपके, आपको, तुम, तुम्हें, तुम्हारे। यू आप भी बोलते हैं और तुम भी बोलते हैं। आप, आपके, आपको, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, हम, वी, हम, हमें, हमारे, दे, वे, उन्हें, उनके। प्लूरल के लिए यूज किया गया है, बहुवचन के लिए इसको यूज किया गया है। जब एक से ज्यादा होते हैं तो उसे हम वे यानी कि इंग्लिश में दे से हम बोलते हैं। ही मेल के लिए होता है, वह, उसे, उसके। शी वह, उसे, उसके सेम है, बट अंतर इतना सा है, ही मेल के लिए होता है, शी फीमेल के लिए होता है, और इट भी वह, उसे और उसके होता है। बट अभी इट को किस लिए यूज किया जाता है, किस सेंस में यूज किया जाता है, ये ये प्रोनाउन है। नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज करते हैं। वेदर यानी कि मौसम के जब भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इट का यूज करते हैं। अननोन जेंडर, जब आपको ये नहीं मालूम कि सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए इट का यूज करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा, आज की क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो रह जाएगा। सबसे पहले हमने वर्ब सब्जेक्ट समझ लिया, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। बात खत्म हो गई, इसमें ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या टिपिकल बनाने जैसा है ही नहीं, बहुत सिंपल। जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको सब्जेक्ट कहा जा रहा है, बात खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहा जाता है? टिपिकल हिंदी में, डीप हिंदी में क्रिया नाम से आपने सुना होगा, बट यूजुअली हम लोग इतनी गाढ़ी हिंदी यूज नहीं करते, इतनी टिपिकल हिंदी यूज हम लोग स्पोकन हिंदी में भी नहीं करते। तो हम इसको ऐसी भाषा से समझेंगे जो रूटीन में है। वर्ब, वर्ब मीन्स एक्शन, ऐसे शब्द जो किसी एक्शन के बारे में बताएं, जो किसी एक्शन के बारे में बताएं, मीन्स जो किसी एक्टिविटी के बारे में बताएं, जो किसी मोमेंट के बारे में बताएं। जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं ऐसे शब्द जो किसी गतिविधि के बारे में बताएं, जो किसी हलचल के बारे में बताएं, उन्हें हम क्रिया यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी मोमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिस शब्द को सुनकर आपकी बॉडी या वो शब्द सुनकर किसी भी तरह का मोमेंट आपको फील होता है, उसको आप वर्ब कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गो। गो मीन्स जाना, जब आप जाते हैं तो आपकी बॉडी मूव करती है, इसलिए इसको वर्ब कहा जाएगा, ये वर्ब है। कम मीन्स आना, आएंगे फिर से अगेन, जब आप आते हैं तो बॉडी मूव करती है, तो इसे भी वर्ब कहेंगे। प्ले खेलना, जब आप कुछ भी खेलेंगे, व्हाटएवर कुछ भी खेलेंगे तो मूवमेंट होगा, बॉडी हिलेगी, बॉडी मूव करेगी, इसको भी वर्ब कहा जाएगा। डांस नाचना वर्ब है। स्पीक बोलना वर्ब है। टीच पढ़ाना वर्ब है। राइट लिखते हैं तो आपके हाथ हिलते हैं। सिंग गाना, जब गाते हैं तो आपका गला हिलता है, मूवमेंट होता है। लर्न सीखते हैं, सीखने में भी लर्न, जब आप सीखते हैं तब भी मूवमेंट होता है। ऑपरेट मतलब चलाना होता है, तो जब आप कुछ भी चीज ऑपरेट करते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो आपकी उंगलियां चलती हैं, या किसी भी मशीन को जब आप चलाते हैं तो मोमेंट होता है, तो इसको भी वर्ब कहा जाएगा। लेकिन क्या कार कोई वर्ब है? कार में कोई मोमेंट है? कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ सर कार चलती है। कार नहीं चलती, कार तो खड़ी रहेगी। कार को चलाने के लिए हमें एक वर्ड यूज करना होगा, उसको कहते हैं हम ड्राइव। तो ड्राइव वर्ब होगा, कार वर्ब नहीं होगा। क्या चेयर वर्ब होगा? नहीं, चेयर वर्ब नहीं होगा। चेयर एक सामान्य, एक वस्तु है। अब हम इस पर कभी और बात करेंगे कि ये नाउन है या कुछ और है। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वर्ब है। कंप्यूटर क्या वर्ब है? कंप्यूटर रखा रहेगा, कंप्यूटर अपने आप नहीं चलेगा, तो ये वर्ब नहीं है। टेलीविजन यानी कि टीवी भी वर्ब नहीं है। सिटी यानी कि शहर, ये भी वर्ब नहीं है। स्कूल एक जगह का नाम है, ये भी वर्ब नहीं है। टेबल भी वर्ब नहीं है। मैंगो भी वर्ब नहीं है। ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन के बारे में बताएं, जो किसी एक्टिविटी के बारे में बताएं, जो किसी गतिविधि के बारे में बताएं, जो किसी एक्शन के बारे में बताएं, जो किसी एक्टिविटी के बारे में बताएं, जो किसी मोमेंट के बारे में बताएं, मूवमेंट के बारे में बताएं, जो किसी मूवमेंट के बारे में बताएं, गतिविधि हलचल या क्रिया के बारे में बताएं, उन शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के एग्जाम्पल्स हमने देखे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस में वर्ब का यूज क्या है। सेंटेंस में वर्ब
किस तरह से यूज किया जाता है, सेंटेंस में वर्ब का रोल क्या होता है। बहुत सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, सेंटेंस बनाने के लिए शुरुआत तो आपने देखी ली कि सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो जिससे सेंटेंस शुरू करते हैं वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें वर्ब लगाना होगा। क्या इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब लगाना ही होगा। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है और सिंगुलर फॉर्म भी होती है। इसके लिए हमारी एक अलग से क्लास लेंगे, उनमें हम इन फॉर्म्स को आपको टीच करेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि वर्ब का सेंटेंस में रोल क्या होता है। रिपीट कर रहा हूं, हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में बिना वर्ब के तो सेंटेंस होता ही नहीं है। और एक रूल और समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस में एक बार जब वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो दूसरी बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में नहीं आ सकती। इसको विशेष रूप से आपको समझना होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और इंग्लिश में दो बार वर्ब की, दूसरी बार फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। एक बार वर्ब आने के बाद दूसरी बार नहीं आती। और अगर आपको इसके एग्जांपल्स अभी हम थोड़ी सी देर में देखेंगे। और अगर हमें दूसरी बार वर्ब लेकर आना हो तो हमें एक फॉर्मूला लागू करना होगा, एक फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम बीच में क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। टू एक ज्वाइंट है, टू एक ज्वाइंट है। अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन होता है कि टू क्या है, टू की हिंदी क्या है? टू की कोई हिंदी नहीं है, ये एक ज्वाइंट है। इसका काम सिर्फ दो वर्ब को जोड़ना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर टू आएगा, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको टू नहीं लगाना है तो फिर सेकंड ऑप्शन है, तो फिर एक सेकंड ऑप्शन है, वर्ब की बाद हम अगला वर्ब जब लगाना चाहते हैं तो हम आईएनजी लगाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लाना है तो हम बीच में टू लगा देंगे या फिर अगली वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। बहुत बार जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखते हैं, उनको ऐसा सिखाया जाता है आईएनजी लगाने से कंटिन्यू फॉर्म हो जाती है, रहा रही रहे हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन यहां पर समझना यह है कि अगर एक बार वर्ब आ जाती है और दूसरी बार फिर से हमें वर्ब लाना है, या तो हम टू लगाएंगे या तो फिर हम आईएनजी लगाएंगे। अब यहां पर एक नया कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि या तो टू लगाएंगे और या तो आईएनजी लगाएंगे, तो टू कब लगाएंगे, आईएनजी कब लगाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। टू वाला फॉर्मूला भी लागू कर सकते हैं कि टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, और सेकंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि विदाउट टू आईएनजी फॉर्म लगा दें। हम ऐसे ही सिर्फ कुछ गिनी चुनी मुश्किल से 10, 20, 25 वर्ब्स होंगी जिनमें हम दोनों चीजें लगा सकते हैं। बाकी मैक्सिमम में 90% केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो हम 90% केसेस में एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लाएंगे तो बीच में टू लगाएंगे, और बाकी जो कुछ एक वर्ब है जिनमें हम सिर्फ आईएनजी फॉर्म का ही यूज कर सकेंगे। यानी हम जब आने वाली क्लासेस में स्पोकन के स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे तब उनको हम क्लियर करते जाएंगे। आज आपको ये बताना है का सेंस है कि आगे जब आपको ये बोला जाए कि इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा तो आपको कोई डाउट ना हो कि आईएनजी फॉर्म क्यों आ रहा है, क्या आईएनजी फॉर्म का मतलब रहा रही रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएनजी का मतलब रहा रही रहे हमेशा हो, बिल्कुल नहीं है। कभी कभी जब हम टेंस पढ़ेंगे तब हम इस फॉर्मूले में देखेंगे ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा आमतौर पर नहीं। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल देखें। एक लाइक एक ऐसा वर्ड है, लाइक एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम दोनों फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक वर्ब्स होते हैं, उन कुछ वर्ब्स को आज हम देखेंगे। कुछ गिने चुने होंगे, उसको समझने के लिए, उसको एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखेंगे कि आई लाइक इंडियन कल्चर। यहां पर ध्यान देंगे कि मुझे भारतीय कल्चर पसंद है, तो मैंने कहा आई लाइक इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर क्या वर्ब है? नहीं, इंडियन कल्चर वर्ब नहीं है, लाइक वर्ब है। बात लागू हो जाती है, सब्जेक्ट आया, लाइक आया, और उसके बाद हमने वर्ब नहीं लिया तो हमने बीच में कुछ नहीं लगाया, हमने सिंपल बोल दिया मुझे भारतीय कल्चर पसंद है, आई लाइक इंडियन कल्चर। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है, आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे मैंगो पसंद है, आई लाइक मैंगो। मुझे हिंदी मीडियम स्कूल या मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल पसंद है, आई लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल। मुझे क्रिकेट पसंद है, आई लाइक क्रिकेट। आप किसी भी नॉन वर्ब को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने वर्ब यूज किया कि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, तो यहां पर आपने बोला आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन फिर से यही उठता है कि यहां पर टू क्यों लेकर आया?
टू आप इसलिए लेकर आए क्योंकि लाइक भी वर्ब है और स्पीक भी वर्ब है। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक साथ दो वर्ब नहीं आ सकती, और जब एक साथ दो वर्ब नहीं आ सकती तो बीच में क्या आएगा, टू आएगा। टू एक ज्वाइन है जो दोनों वर्ब को जोड़ रहा है। या फिर आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, जो कि अभी हमने यहां पर देखा था कि अगर हम दो वर्ब लेकर आते हैं तो सेकंड वर्ब में या तो हम आईएनजी लेंगे या तो फिर बीच में हम टू लगाएंगे। तो सेकंड वर्ब में या तो हम आईएनजी लेंगे या तो दोनों वर्ब के बीच में लगाएंगे, बीच में टू लगाएंगे। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, लाइक वर्ब है, टीच वर्ब है, बीच में टू आ जाता है। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, तो आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, आईएनजी फिर से आ जाता है क्योंकि एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लेते हैं या तो बीच में टू आता है या फिर सेकंड वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहां पर आई लाइक इंडियन कल्चर में इंडियन कल्चर वर्ब नहीं है, इंडियन कल्चर वर्ब नहीं है, इसलिए हमने बीच में टू नहीं लगाया। अगर आप ऐसा लिखते हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं आई लाइक टू इंडियन कल्चर, आई लाइक टू इंडियन कल्चर, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा क्योंकि इंडियन कल्चर वर्ब नहीं है और आपने टू लगा दिया। टू कोई शोभा की चीज नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है, सेंटेंस डेकोरेटिव हो गया है, डेकोरेट करने के लिए आपने टू लगा दिया, ऐसा कोई नहीं होता है। टू लगाने के पीछे कारण है, जब दो वर्ब आते हैं तो बीच में टू आता है, अन्यथा आपको टू नहीं लगाना है। हम कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं। आई लव इंडियन कल्चर, लव भी वर्ब है और इंडियन कल्चर वर्ब नहीं है, इसलिए हमने यहां पर भी टू का इस्तेमाल नहीं किया, हमने डायरेक्टली बोल दिया आई लव इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद है। आई लाइक की जगह हमने यहां पर लव यूज कर लिया, लव भी वर्ब है। आई लव इंग्लिश लैंग्वेज, आई लव टू स्पीक इंग्लिश, आई लव टू स्पीक इंग्लिश, टू आ जाता है क्योंकि स्पीक वर्ब है। आई लव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, बहुत पसंद है। आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, आईएनजी फॉर्म आ गया क्योंकि यहां पर लव वर्ब है और स्पीक भी वर्ब है, और एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है तो बीच में टू लेकर आते हैं हम। आई लव टू टीच इंग्लिश, आई लव टीचिंग इंग्लिश, सेम फॉर्मूला लागू हो रहा है। आई प्रेफर इंडियन कल्चर, आई प्रेफर इंग्लिश लैंग्वेज, प्रेफर का आप यूज करते हैं, इस पर हमारे अलग से लेक्चर्स हैं, उसको आप जब देखेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। आई प्रेफर टू स्पीक, ये वर्ब है, प्रेफर भी वर्ब है, आपने बीच में टू लगाया। प्रेफर वर्ब है, स्पीक वर्ब है, आपने आईएनजी लगाया। टीच वर्ब है, प्रेफर वर्ब है, बीच में टू लगाया। प्रेफर वर्ब है, टीचिंग वर्ब है, आपने आईएनजी लगाया। यहां तो बात हो गई लाइक की, लव की, प्रेफर की। ऐसे कुछ और भी वर्ब्स होते हैं, ऐसे कुछ और भी वर्ब्स होते हैं जिनमें दोनों फॉर्मूला लागू हो जाते हैं, जिनमें दोनों फॉर्मूला लागू हो जाते हैं। इससे मतलब है मेरा, जिनमें आप टू फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बट ये सारे वर्ब्स के साथ नहीं होता। मैक्सिमम वर्ब्स में आप सिर्फ टू फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे आई वांट गवर्नमेंट जॉब, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आई वांट गवर्नमेंट जॉब। आई वांट अ बिग हाउस, मुझे बड़ा घर चाहिए। आई वांट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच इंग्लिश। लेकिन क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं आई वांट टीचिंग इंग्लिश? आई वांट टीचिंग इंग्लिश नहीं बोला जा सकता क्योंकि वांट के बाद आपको हमेशा सिर्फ टू फॉर्म लेना होगा। वांट के बाद आप कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकते, इसका आपको ध्यान रखना है। रिपीट कर रहा हूं, गिने चुने कुछ वर्ड्स हैं, गिने चुने कुछ वर्ब्स हैं जिसके बाद आप दोनों फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म भी और टू फॉर्म्स भी। बाकी 90% केसेस में आप टू फॉर्म्स का यूज करेंगे, 8 to 9% केसेस में आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। हार्डली 1 और 2% वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें दोनों तरह की फॉर्म्स आती हैं। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वांट स्पीकिंग इंग्लिश, ये नहीं हो सकता क्योंकि वांट के बाद आप सिर्फ टू फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे के जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, आगे जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करेंगे, तब ये जो टू वाली जो प्रॉब्लम है ये अब आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अक्सर यहां पर एक हमेशा से प्रॉब्लम बना रहा है कि टू का मीनिंग क्या है, टू की हिंदी क्या है, टू कब लगता है। तो टू कब लगता है, जब दो वर्ब आ जाती है तब टू लगता है। और आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि जब टू आ जाएगा तो आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। हमने यहां पर आज इंग्लिश के बेसिक्स में, इंग्लिश के जीरो लेवल में ये देखा कि किस तरह से वर्ब होती हैं, वर्ब की मीनिंग क्या होते हैं और किस तरह से वर्ब का यूज किया जाता है। और आई होप और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जब आप रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए हद से ज्यादा हेल्पफुल होगा जो बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं।